नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस अभिजनवादी धारणा को ध्वस्त किया जाना चाहिए कि रचना कर्म कुछ अधिकार संपन्न प्रभु वर्ग का आरक्षित क्षेत्र है और इसमें दूसरों को दखल नहीं देना चाहिए। दरअसल ये विचार एक तरह से मोनोपोली एकाधिकारवाद को स्थापित करता है। इसके विपरीत हर कोई रच सकता है ये विचार रचना वंचितों का सशक्तिकरण करता है, एम्पावरमेंट करता है। रचना कर्म में भागीदारी समाज को और भी रचनात्मक बनाएगी। इस विचार को साझा करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे क्या डिजिटल मीडिया साहित्य का नया अड्डा बन रहा है। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं प्रभात रंजन, भारत तिवारी और अलका तिवारी। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी अपने वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज में बात कर रहे हैं लेख की स्वतंत्रता पर मंडराते खतरे की। जाने माने आलोचक प्रोफेसर अपूर्व आनंद से आज बात होगी हिंदी में अनुवाद की स्थिति पर। और अंत में सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वीडियो स्तंभ ना काहू से बैर, जिसमें वे सरकारी टंकियों के न भरने के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। मुख्य धारा के मीडिया यानी पत्र पत्रिकाओं और न्यूज चैनलों से हमें लगातार ये शिकायत रही है कि उन्होंने साहित्य और संस्कृति को हाशिए पर धकेल दिया है और जब तक कोई बड़ी घटना ना हो वो इनका नोटिस भी नहीं लेता है। लेकिन इस निराशाजनक वातावरण में डिजिटल मीडिया ने कुछ एक नई खिड़कियां खोली हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक वैकल्पिक मंच खड़ा कर दिया है जिसमें आप साहित्य संस्कृति की चर्चाएं देख सुन सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या मुख्य धारा के मीडिया द्वारा पैदा की गई रिक्तता को ये डिजिटल पत्रिकाएं या मंच भर पा रहे हैं या भर पाएंगे। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जानकी पुल के प्रभात रंजन, शब्दांकन के भारत तिवारी और स्त्री दर्पण से जुड़ी रचनाकार अलका तिवारी। आप सभी का ताना बाना में स्वागत है। प्रभात जी, सबसे पहला सवाल आपसे है। अक्सर ये शिकायत की जाती रही है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो साहित्य को तवज्जो नहीं देता है, साहित्य को उसने दरकिनार कर दिया है, हाशिए में ढकेल दिया है, जो कि बहुत जरूरी चीज है समाज के लिए, उसको वो उसका अनादर कर रहा है एक तरह से। लेकिन इधर डिजिटल की दुनिया में कुछ एक कोना धीरे धीरे विकसित हो रहा है और साहित्य उसमें ऐसा लगता है कि फल फूल रहा है। ये कोना कितना बड़ा है, कितना प्रभावशाली है, कितना महत्वपूर्ण है? क्या उस कमी को भर पाने में किसी हद तक कामयाब हो पा रहा है? बहुत बढ़िया सवाल मुकेश जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ताना बाना में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसका। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, आपने कहा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो है ही। हिंदी में देखिए जो सबसे बड़ी कमी मुकेश जी रही हमेशा से, वो ये रही कि पाठक, पढ़ने वाला और लिखने वाले के बीच का कनेक्ट नहीं रहा कभी सीधा। वो कोई किताब दिल्ली में बैठ के कोई किताब लिखता है, कोई लेखक मनोहर श्याम जोशी या असगर वजाहत, लेकिन उसके पाठक अलग अलग शहरों में, अलग अलग इदारों में कहाँ फैले हुए हैं ये उसको कभी पता नहीं चल पाता था। जो उसके प्रकाशक या जो छोटी लघु पत्रिकाएं जिसको हिंदी की हम कहते थे, जिनको हम हिंदी की बड़ी पत्रिकाएं भी कहते थे, हंस मान लीजिए बहुत बड़ी पत्रिका थी, उसका ही प्रिंट रन कोई बहुत ज्यादा कभी भी नहीं रहा। तो डिजिटल माध्यम ने यही एक बड़ा काम किया कि उन सब लोगों को, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं या मैं अगर फेसबुक पे या मैं अगर अपने जानकी पुल पर कुछ लिखता हूं, तो मेरे गांव सीतामढ़ी में, मेरे गांव में बैठा एक पाठक भी उस पर रिएक्ट करता है। और मैं जिस भी छोटे शहर में जाता हूं, जहां भी अपने मुजफ्फरपुर, अपने कस्बों में जाता हूं, तो मैंने ये देखा कि पहले मुझे बताना पड़ता था कि मैं लेखक हूं, अब मुझे नहीं बताना पड़ता है। वो भले मेरी किताबें उन्होंने न पढ़ी हो सकता है उन्होंने फेसबुक पे मेरा पोस्ट पढ़ा हो या फेसबुक पर मैं जानकी पुल के लिंक शेयर करता हूं उसको पढ़ा हो। तो ये हम जैसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स ने, शब्दांकन, जानकी पुल जैसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स ने ये काम किया और मीडिया हाउसेज ने अब बड़े स्तर पर इसको करना शुरू किया है, जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और इसको अभी और प्रभावशाली बनाए जाने की जरूरत है। किस तरह के विषयों को उठाया जाना चाहिए, किस तरह की किताबों को उठाया जाना चाहिए, लेकिन ये काम शुरू हुआ है। और आप तो खैर मुकेश जी हमेशा जहां भी रहे हैं, हमेशा अपने साहित्य के लिए जगह बनाई है, तो वो जगह अब धीरे धीरे
बढ़ने लगा। और ये बढ़ती हुई जगह ये बताती है कि साहित्य हाशिए पर नहीं रह गया है। प्रिंट माध्यम ने, अखबारों ने लंबे समय तक साहित्य को एक पन्ने से, आधे पन्ने से, कुछ कॉलम्स में समेट कर रख दिया था। अब वो उनको भी इस दबाव में अपने पन्ने बढ़ाने पड़ रहे हैं। और डिजिटल मीडिया ने उस रीच को समझ लिया है कि हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, बहुत बड़ी संभावना वाली भाषा है, और इसके लेखकों की रीच बहुत ज्यादा है, इसकी किताबों की रीच बहुत ज्यादा है। और ये चीज ट्विटर और फेसबुक के बाद डिजिटल माध्यमों से समझ में आती है। जी जी। तो भरत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म के लिए अभी के रूप में स्थापित हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है, या आपको लग रहा है कि अभी इसमें मेन स्ट्रीम के मुकाबले खड़े होने में अभी बहुत समय लगेगा? जैसा प्रभात जी ने कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने लगा है, और बहुत सारे पाठकों तक पहुंचना शुरू कर दिया है इस प्लेटफॉर्म ने, लेकिन क्या जो ताकत मेन स्ट्रीम मीडिया की रही है और अभी भी है, अगर वो कुछ करना चाहे साहित्य के लिए तो कर सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो क्या उसके बरक्स ये प्लेटफॉर्म एक नई तैयारी के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है? मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ताना बाना में और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आने का अवसर दिया। और जहाँ तक सवाल की बात है, मेन स्ट्रीम हमेशा से उसके कुछ चुनिंदा पसंदीदा कथाकार, कवि रहे हैं, और वो हमेशा उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। और आज भी, चाहे वो आप धर्मयुग के काल से शुरू करें और आज भी अगर आएंगे, तो वो हमेशा चर्चित लोगों उसको, अगर कोई लेखिका बुकर में आ जाती है, कोई लेखिका का कहीं किसी सम्मान में नाम घोषणा हो जाती है, उसके पहले वो नहीं जानता था, हिंदी का मेन स्ट्रीम नहीं जानता था, लेकिन यकबयक वो एकदम जाग जाएगा और उसको सारी चीज़ें उसको हाईलाइट करना शुरू कर देगा। लेकिन जहाँ तक हमारे इस माध्यम की बात है, प्रभात जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और प्रभात जी ने जानकी पुल पे जितने लोगों को स्थान दिया है, वह कोई भी कितना भी बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया आ जाए, उसकी सोच में ही दरअसल नहीं आएगा ना। ये उसकी सोच में ही फर्क है। उसकी सोच में ही ये होता है कि हमें तो जो प्रतिष्ठित है उसको ही लाना है। लेकिन प्रभात जी की बात हो या मेरे, अगर मैं शब्दांकन में मुझको कोई कहानी किसी नए कथाकार की भी आती है और मुझे वो अपील कर रही है, तो मैं उसमें, मेरा तो कहीं कोई दूसरा उद्देश्य जिसको हम आर्थिक बोल सकते हैं या हमें अपनी रीच को बढ़ाना हो, ऐसा तो है नहीं। हमारा तो सीधा सीधा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ, जब मैंने शब्दांकन शुरू की थी तब भी यही था कि जो हमारे समकालीन लेखक हैं, उनको यदि मैं उस समय, आज से 2013 की बात करूं, मैं अगर उस समय गूगल पे ढूंढता था तो वो नहीं मिलते थे। मसलन अगर 2013 में मैं कहूं कि मुझे प्रभात रंजन की कहानी पढ़नी है, तो वो प्रेमचंद की तो दिखा देगा, लेकिन प्रभात रंजन के नाम पे उसको सन्नाटा छा जा रहा था। वो सन्नाटा तोड़ने की कोशिश में ही ये जद्दोजहद शुरू हुई कि जो हमारे समकालीन हैं उनको हम स्थान देते रहे, चाहे नवोदित हो, चाहे चर्चित ना हो, लेकिन अच्छे हो। तो वो चीज़ मुझे पूरा शक है, क्योंकि इन जितने भी आपके मेन मीडिया हाउसेस है, उन्होंने अभी तक मुझे ऐसी कोई पहल होती नहीं दिखी है जो कि जानकी पुल को या शब्दांकन की या अन्य जो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके उस डेटा को छूने की कोशिश भी करता हुआ दिख रहा हो। जी। तो इसलिए मुझे पूरा शक है जी कि जो जैसे लघु पत्रिका का जो उद्देश्य था, वो लघु पत्रिका ने ही पूरा किया, उसको कोई और पत्रिका कभी नहीं पूरा कर पाई, और शायद बिल्कुल नहीं कर भी नहीं पाएगी। तो उसी तरह से जो हमारा ये माध्यम, डिजिटल माध्यम से जो हम साहित्य के लिए, साहित्य की सेवा ही कर रहे हैं, कोई हमारा और इसमें उद्देश्य नहीं है, कोई और उद्देश्य नहीं है। तो वो हम कर रहे हैं क्योंकि उद्देश्य साहित्य की सेवा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई और प्लेटफॉर्म कर। बिल्कुल जी। अलका जी, आप तो नई जनरेशन की हैं, हम सब देख रहे हैं कि ये इस माध्यम की अपनी कुछ खास विशेषताएं भी हैं, क्योंकि जो पारंपरिक किस्म की पत्रिकाएं थी उनमें संपादक की एक दादागिरी होती थी,
एक मठाधीशी चलती थी मीडिया हाउसेस की, और उसके ये एक बड़ा खुला प्लेटफॉर्म है। सर, क्या आप आप सुन मुझे पा रही हैं सुन पा अलका रहे जी? हैं? जी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? मुझे लगता है कि अलका जी नहीं सुन पा रही हैं। अलका जी, आप फिर से सर, कनेक्ट कीजिए excuse me। डिस्कनेक्ट करके। प्रभा जी, आपसे मेरा सवाल है कि ये इस माध्यम की कुछ खास बातों की मैं बात कर रहा था कि इतना खुलापन है यहाँ। अगर कोई संपादक आपकी रचना को नहीं छाप रहा तो दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं जहां जाकर आप अपनी रचना को प्रकाशित कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या इस वजह से ये माध्यम मेन स्ट्रीम माध्यम के जरिए ज्यादा ताकतवर और ज्यादा समावेशी है? अनम्यूट कर लीजिए प्रभात जी, अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम हम जिसको अब तक समझते आए हैं, जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते आए हैं, अब वो उस तरह से मेन स्ट्रीम शायद नहीं रह गया है। आपको मैं उदाहरण देता हूं कि मेन स्ट्रीम की जो सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिका थी वो हंस थी, अभी भी वही है। हंस अभी डिजिटल माध्यम में भी सक्रिय है। हंस ने अपने आप को ऑडियो बुक के रूप में भी ढाल लिया है, और हंस के हर अंक पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध होता है। तो कहने का मतलब है कि उन पत्रिकाओं ने जो अपने आप को मेन स्ट्रीम समझते थे, उन्होंने भी डिजिटल माध्यम को अपनाना शुरू किया है, और इसकी रीच बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात इसकी रीच है। अगर लेखक के रचना में, और जो सबसे बड़ी बात है, जो मठाधीशी जिसको आप कहते थे कि कुछ संपादकों की मठाधीशी होती थी, भरत जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि वो जिसको चाहता था उसको चढ़ा, उसको बहुत बड़ा लेखक बना सकता था, वो जिसको चाहता था उसको नहीं छापता था, और उसके पास और कोई अवसर नहीं होता था। लेकिन आज अगर मैं कोई अच्छी रचना मेरे पास आए और मैं उसको छापने में देरी करूंगा, तो हो सकता है शब्दांकन के पास वो रचना चली जाए, भरत जी उसको छाप लें। तो हम ये जनतांत्रिकता आई है, आज रचना की ताकत बढ़ी है। अगर कोई लेखक ऐसी किताब लिखता है जिसकी बहुत बिकने की संभावना होती है, जिसको सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा होती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके सामने अपने आप को कमजोर, मतलब वो उसमें कुछ कर नहीं सकता है, वो इसको देखता रह सकता है। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुझे लगता है कि अब एक स्ट्रीम नहीं रह गया है, कोई मेन स्ट्रीम नहीं है, बहुत सारे स्ट्रीम्स एक साथ हैं, डिजिटल हैं। ऑडियो इस समय बहुत तेजी से उभरा है, और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं। तो ये एक पैरेलल बहुत सारे माध्यम चल रहे हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा हर रूप में जिसकी ताकत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। आप देखिए कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं जो बड़े सभागारों में पहले कार्यक्रम होते थे, जो लोग वहां जाते थे वही उसको सुन पाते थे। आज मैंने देखा, और लगातार मैंने देखा है कि पिछले कई प्रोग्राम्स अलग अलग जो बड़े प्रकाशक, बड़े संस्थान करवाते हैं, वो साथ साथ उसके फेसबुक लाइव भी रख देते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से भी उसको पैरेलल प्रसारित करते हैं, ताकि जो लोग वहां मौजूद नहीं है, 40, 50, 100 लोग जो सुनने आते थे किसी हॉल में, कई हजार लोग उसको यूट्यूब इसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। तो ये रीच जो है डिजिटल ने पैदा की है, और पिछले 2 सालों के दौरान आप देखेंगे कि गांव गांव इसकी पहुंच हो गई। जी, आपने जनतांत्रिकता की बात की है अलका जी। ये जनतांत्रिकता इस माध्यम की एक खास विशेषता है। यहाँ पर रचनाकार भर नहीं है, यहाँ पर पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनकी भागीदारी है। उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती, वो बहुत ही क्रिटिकल हो सकते हैं, और उनकी आलोचना छपेगी, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उसे गायब कर दिया जाता था। तो इसे किस तरह से आप देखती हैं? आप भी एक डिजिटल पत्रिका से जुड़ी हुई हैं, स्त्री दर्पण से। आप इस पूरे चरित्र को इस मीडियम के किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी सर कि आपने ये मंच दिया मुझे बोलने के लिए। जिस तरह से आप जनतांत्रिकता की बात कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, मैं स्त्री दर्पण से जुड़ी हुई हूँ। तो जिस तरह से अभी प्रभात सर ने कहा कि अब कोई मेन स्ट्रीम साहित्य की धारा नहीं रह गई है, डिजिटल में आने के बाद सभी कुछ जनतांत्रिक होता जा रहा है, क्योंकि एक सभी को घर बैठे हुए, जैसे बहुत से लोग हैं, भरत सर ने भी बोला, ये हंस का माध्यम से आपने बताया कि पहले ऐसा होता था कि जिसको आप चाहते हैं, आपके प्रिय हैं, या आप जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं को आप छापते थे। बाकी अच्छा लिख रहे हैं या नवोदित हैं, इस तरह के तमाम लेखक लेखिकाएं दरकिनार रह जाते थे।
उनको एक मंच नहीं मिल पाता था। या मैं स्त्री दर्पण से जुड़ी हुई हूँ, स्त्रियों की बात करती हूँ, स्त्री प्रश्नों को सामने रखती हूँ, तो बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो किसी संस्थान से नहीं जुड़ी हैं, बड़ी लेखिकाएं नहीं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सभी की पहुंच में आ चुका है। आपके पास बहुत सारे मंच हैं अभिव्यक्ति के लिए। आप चाहे आलोचनात्मक हो, कविता, कहानी, नाटक, किसी भी विधा में आप लिख रहे हो, या आप यूट्यूब के थ्रू अपनी बातें सामने रख रहे हो, या आप आवाज के द्वारा रचना पाठ के माध्यम से चीजें सामने ला रहे हो, तो इस तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। वहां पे चीजें बहुत ज्यादा हैं, वैरायटी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। जैसे मैं भी साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो जिस तरह से मैं पुरानी पत्रिकाओं को भी देख रही थी, या हंस की चर्चा करी सर ने, तो मैं हंस बराबर पढ़ रही थी। तो वहां पे आपको साहित्य की दो ही विधाएं मिलती हैं जहाँ पे स्त्रियां सक्रिय मिलती हैं, या तो कहानी के माध्यम में या तो कविता के माध्यम में। आप देखेंगे कि आलोचना या समीक्षा क्षेत्र में अब मुखरता आ रही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले नहीं थी, लेकिन इतना आपको वहां पे नहीं मिलती हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप चाहे समीक्षात्मक रूप में देख लीजिए, या आप कितनी कितनी सारी ऐसी विधाएं हैं जहाँ पे स्त्रियां सामने खुलकर नहीं आ रही थी, लेकिन डिजिटल माध्यम होने के कारण वो अब अपनी बातें इस मंच के द्वारा सामान्य रूप से बहुत ही सहज ढंग से सामने रख पा रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है भविष्य के लिए, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो गृहिणी है, लेकिन वो अच्छा अनुवाद कर सकती है, ठीक है, उसको अवसर नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जहां वो अपनी प्रतिभा दिखा पाए, लेकिन आज के समय में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जितनी भी ई पत्रिकाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से अपनी उस प्रतिभा को सामने रख सकती है, अनुवाद कार्य को सामने ला सकती है। हो सकता है उसने कभी कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भेजा हो जहां वो प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीजें सामने आ सकती हैं। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशेष तौर पे स्त्रियों के नजरिए से मैं कहूंगी कि एक बड़ा मंच उनके सामने है, जहां पे वो सभी वर्ग की स्त्रियां अपनी जी बातें सहज रूप से सामने रख सकती हैं, चाहे वो महानगरों में हो, चाहे वो कस्बों में हो, या गांवों में हो, या सामान्य रूप से कहीं भी निवास कर रही हैं। तो ये मेरा जी अपना एक मानना है कि निश्चित जी तौर पे एक बड़ा मंच है जहां पे सारी चीजें आप एक साथ सामने आ सकती हैं। जी। तो भरत जी, ये एक महत्वपूर्ण विचार है, यह पक्ष है इस पूरे चर्चा का कि न केवल कविता कहानियों के संदर्भ में, बल्कि विचारों के मामले में भी, विमर्शों के मामले में भी ये प्लेटफॉर्म चूंकि ज्यादा खुला हुआ है, डिजिटल पत्रिकाओं में ज्यादा गुंजाइश है। और एक और खूबी है डिजिटल पत्रिकाओं की कि उनमें पन्नों की लिमिट नहीं है कि पत्रिका इतने पृष्ठों की ही होगी। यहाँ आप कितनी भी सामग्री संजो सकते हैं, 1 महीने में, 15 दिन में, हफ्ते भर में। ये एक जो खूबी है कि आप जितनी चाहे सामग्री ला सकते हैं, और जितनी चाहे प्रकार की सामग्री आप दर्शकों के लिए रख सकते हैं। ये जो सामर्थ्य है, इसे किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर। मुकेश जी, मैं शब्दांकन की अगर बात करूं तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे हिंदी के लेखकों ने कोई की कहानी का अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, मान लीजिए ममता कालिया जी का हुआ या इंदिरा दांगी का हुआ। अब वो अंग्रेजी में है, कहानी उनकी हिंदी में थी, ट्रांसलेट होके अंग्रेजी में आ चुकी है, उसको कौन प्रकाशित करेगा? मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि पाठक तो अंग्रेजी का, हम हिंदी वाले भी अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे होते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो अंग्रेजी, जो हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ना चाह रहे हैं, अगर वो मिल रहा है तो उन तक ज़रूर पहुंचाया जाना चाहिए। तो वो ओपन है, अगर कहीं कोई इस तरह की कोई कहानी है जो कि अंग्रेजी में अनुवादित है तो उसको भी शब्दांकन पे लगाते रहें। तो ये एक फ़ायदा तो हमें है ही कि हम कितना भी लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज़ें संपादक को सच में पसंद आ रही हैं, यह जरूरी नहीं है कि उसमें, क्योंकि क्या हो रहा होता था हमेशा मेन स्ट्रीम हो या कोई, मैं किसी पत्रिका का नाम नहीं लूंगा, उसमें संपादक की सोच में शायद साहित्य के ऊपर कोई और चीज हमेशा हावी हो जाती हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ साहित्य है।
तो जब हमारा उद्देश्य सिर्फ साहित्य है तो वो साहित्य की कोई भी विधा हो सकती है, वो मेमोयर भी हो सकता है, वो कविता भी हो सकती है, वो कहानी भी हो सकती है, वो अंग्रेजी में अनुदित कहानी भी हो सकती है। नहीं, ये तो सारी चीजें होती ही थी, पहले भी अनुवाद होते थे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि चूंकि इस प्लेटफॉर्म में जनतांत्रिकता ज्यादा है, एडिटर की, संपादक की चौधराहट कम है, और यहाँ पर आपका पाठक भी ज्यादा सक्रिय है, वो भी आपसे ज्यादा डिमांड करता है, तो वहां पर एक गुंजाइश दूसरे विचारों की भी ज्यादा बनती है, दूसरे सामग्री में विविधता की भी बनती है। बेशक बनती है। और कई दफा ऐसा हुआ है कि मेरे पास ऐसी कहानियां या ऐसे लेख भी आए हैं, कविताएं आई हैं, जिनमें कवि ने या कवियत्री ने ये बात मुझसे बोली है कि ये तो कोई छापने को तैयार नहीं है, शब्दांकन छाप देगा। तो मैंने पढ़ा, हो सकता है सत्ता से सारे ही लोग डरे होते हैं। तो मैं मेरे साथ एक घटना हुई थी करीब 5-1 साल पहले। हमारे हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ से जुड़े हुए, खबरों से जुड़े हुए नाम हैं, और उनके ऊपर हर तरफ से घेराबंदी हुई थी, हर तरफ से उनको घेरा हुआ था, और यहाँ तक कि मतलब उनका चैनल तक उनके लिखे को प्रकाशित करने में घबरा रहा था। उनसे मित्रवत संबंध है, और वो ही वाज गोइंग थ्रू, मतलब उनको बड़ा ही अवसाद था इस चीज का लेके। वो अवसाद मुझे पता चला जब उनकी बातों से, तो मैंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है मित्र, आप ये मुझे भेजिए और मैं इसको लगाऊंगा। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने इस बात का मुझे धन्यवाद दिया कि यदि उस समय यदि शब्दांकन साथ आके ना खड़ी हुई होती उनके, और उनके विचारों को ना वहां पर प्रकाशित किया गया होता, ऐसे 2 केस हो चुके हैं कि उन विचारों को वहां ना प्रकाशित किया गया होता तो शायद कुछ दुर्घटना हो सकती। बिल्कुल। तो ये चीज तो है जी प्रभा जी, कुल मिलाकर किस तरह का चरित्र उभर रहा है डिजिटल मैगजीन्स का? अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को अब दरकिनार कर दें, तो अब जो कुछ हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल पत्रिकाओं की खासतौर पर मैं बात करूं तो क्या चरित्र बन रहा है उनका? अभी तो देखिए बहुत फील गुड माहौल है। मतलब ये है कि पाठक केंद्रिकता बहुत बढ़ रही है। हर चाहे शब्दांकन हो, चाहे जानकी पुल हो, हम सामाजिक कार्य की तरह करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी यह आकांक्षा जरूर रहती है कि हम जो कर रहे हैं, भले ही वो बहुत गंभीर किस्म का साहित्य हम परोस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे। तो ये चरित्र और ये आकांक्षा डिजिटल माध्यम ने लेखकों में, संपादकों में, सब में पैदा की है कि हमारी बात अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचाएं। तो ये एक चरित्र, इसका बहुत सकारात्मक चरित्र है कि ये बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। और इसके कारण एक पहलू ये भी पैदा हो रहा है कि हम ऐसी रचनाओं की ओर, मैं अगर ना भी चाहूं तो भी बहुत इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसी रचनाओं की तादाद बहुत बढ़ रही है, जिससे सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने के लिए लिखे जा रहे हों, सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने के लिए प्रकाशित किए जा रहे हों, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ईमानदार, जो नया लेखक है, जो सच्चा लेखक है, उसकी लेखनी कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगती है। उसको ही लगता है कि मैं भी इस तरह का लिखूं, और ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचूं। ये अंदर बैठता जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है प्रभा जी कि क्या ये चाहे शब्दांकन हो या जानकी पुल हो, क्या उनमें स्त्री लेखकों की उतनी गुंजाइश नहीं है कि एक अलग वेबसाइट, एक अलग प्लेटफॉर्म, स्त्री दर्पण स्त्रियों का हो, स्त्रियों के नाम से हो? इसकी क्या जरूरत है? नहीं, स्त्रियों की जरूरत दूसरे तरह। स्त्री दर्पण फेसबुक पे बहुत अच्छे लाइव किए हैं स्त्री दर्पण ने, और भी स्त्री काल हैं, बहुत सारे साइट्स हैं। असली बात इसके पीछे जो मुकेश जी समझने की है वो ये है कि पहले चुनिंदा स्त्रियों को साहित्य में आने का मौका मिलता था। जिन लेखिकाओं को संपादक चाहते थे उनको मौका मिलता था। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी ऐसा हो रहा है, इसलिए स्त्रियों को अपने डिजिटल पत्रिकाओं की जरूरत पड़ रही है अलग से? मुझे ऐसा लग रहा है, अलका जी की बात से मैं सहमत हूँ कि स्त्रियों को अभिव्यक्ति का माध्यम पहली बार मिला है जहां वो जो चाहे लिख सकती हैं, और उनके ऊपर
उस तरह से हमले नहीं हो सकते जैसे उस जमाने में होते थे कि उनके बारे में तरह तरह की बातें की जा सकती थी। अब ये आजादी भी और ये एक तरह का अधिकार का भाव भी सोशल मीडिया ने या डिजिटल माध्यम ने उन लेखिकाओं को दिया है। इतनी बड़े पैमाने पर स्त्रियां इस भाषा में पहले मुकेश जी कभी लिखी नहीं रही थी। इतनी कविताएं लिख रही हैं कि मैं कई बार मुझे फेसबुक पे लिखना पड़ता है कि अब कविताएं कृपया न भेजें, हम प्रकाशित करने के सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर, वो सारी जिनको हम घरेलू स्त्रियां हाउस वाइफ्स कहते थे, उस तरह की लेखिकाएं और बहुत अच्छा लेखन कर रही हैं। बहुत सारी कथाकार, बहुत सारी कवित्रियां वैचारिक स्तर पर लाइव्स के माध्यम से अच्छा काम कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है और बहुत बड़ा जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए मुकेश जी डिजिटल माध्यम की उपलब्धि के रूप में। इसने स्त्रियों को बड़े पैमाने पर गांवों कस्बों से लेकर महानगरों तक हर तरह की स्त्रियों के लिए इसने मंच उपलब्ध करवाया। जी, अंतिम सवाल अलका जी मैं आपसे कर रहा हूं। आपने स्त्रियों के बारे में तो बता दिया, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, ये जो दूसरे मार्जिनल तबके हैं, उनको भी उतनी गुंजाइश आपकी या दूसरी वेबसाइट में मिल रही है? दूसरे डिजिटल पत्रिकाओं में वो उनको हिस्सेदारी मिल रही है? बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जैसे मैंने स्त्री दर्पण की बात की, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे स्त्रियों की बात होती है। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसा कि सर ने, प्रभात सर ने और भरत सर ने पहले ही बोला कि इससे क्या है, एक अभिव्यक्ति का एक यूनिवर्सल माध्यम हमें मिल गया है कि आप जो अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं वो आप सहज रूप से सामने रख सकते हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी दृष्टि लेके सामने आ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ स्त्रियां, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय, जो भी वंचित, हम कह सकते हैं जो हाशिए पे पड़ा हुआ समाज है, स्त्रियां भी उसी में आती हैं। तो उस हाशिए के समाज के लिए एक बड़ा हथियार है डिजिटल माध्यम। क्योंकि आपको कोई मंच नहीं सुन रहा है तो आप स्वयं का यूट्यूब चैनल बना के अपनी बातें लोगों में पहुंचा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, दर्जनों ई पत्रिकाएं हैं और जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और आप सभी जानते हैं आज के समय में गांव से लेकर शहरों, महानगरों, सभी जगह पे भले ही आपके पास लैपटॉप ना हो, कंप्यूटर ना हो, लेकिन मोबाइल प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। प्रत्येक युवा वर्ग मोबाइल से जुड़ा हुआ है, सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं वायरल होते जरा भी समय नहीं लगता। तो आप अपनी बातें जो कहना चाहते हैं, जो वंचित समुदाय की आपने बात कही या स्त्रियों की बात कही, तो एक बड़ा माध्यम, एक बड़ा मंच उनको इसके द्वारा मिला है। और विशेष तौर पे जो साहित्य हो। अलका जी, ये ठीक है कि पूरा प्लेटफॉर्म है, वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल पत्रिकाएं हैं वो कितनी समावेशी हैं, इन वर्गों की कितनी चिंता कर रही हैं, उनकी हिस्सेदारी पहले मेन स्ट्रीम में मीडिया में जैसी होती थी वैसी यहाँ भी है या कुछ परिवर्तन है? नहीं सर, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि उससे कहीं ज्यादा इन मंचों पर उनकी प्रतिभागिता बढ़ी है और उनको अपनी बातें कहने का एक अच्छा साधन मिला है। और जिससे उनका जो है इन चीजों में आगे हम और जो है उन्नति देख सकते हैं। एक तरह से कि जो चीजें सामने अभी तक मुख्य धारा के साहित्य में निकल कर नहीं आ पाई, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या डिजिटल साहित्य के माध्यम है, ये पत्रिकाएं हो गई, उनके माध्यम से ये आशा की जा सकती है कि जो वंचित समुदाय है या अल्पसंख्यक आदिवासी वर्ग है, दलित समुदाय या स्त्रियां हैं, वो अपनी बातें और मुखर रूप से सामने रख रहे हैं और रख पाएंगे। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जी, एक छोटी सी टिप्पणी प्रभात जी, बिल्कुल संक्षेप में। क्या जो ये अक्सर कहा जाता है कि अपर कास्ट का डोमिनेंस जो साहित्य पर रहा है और अभी भी हम देखते हैं, क्या डिजिटल माध्यम में वो कम हुआ है या वो यहाँ भी वही स्थिति है इस मामले में? कम तो हुआ ये मैं तो नहीं कहूंगा। देखिए यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, आप सरनेम देख सकते हैं। कम तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको दूसरे तरह से देखने की मुझे जरूरत है कि सहभागिता उनकी बढ़ी है, उनके अपने मंच बढ़े हैं। और जहां तक आदिवासियों और दलितों की बात है तो उनको आज किसी माध्यम की दरकार नहीं, वो अपने माध्यम खुद खड़ा करते हैं और उस माध्यम के द्वारा अपनी बात कहने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं जसिंता करकेटा, एक झारखंड की आदिवासी कवित्री हैं, उनके फेसबुक पोस्ट मैं रोज पढ़ता हूँ और मैं रोज, अगर किसी दिन वो नहीं लिखती हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज क्यों नहीं लिखा होगा उन्होंने। इतना अच्छा लिखती हैं वहाँ के जनजीवन के बारे में,
कविताएं तो लिखती हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ के जनजीवन के बारे में इतना अच्छा लिखती हैं आदिवासी कि उसको पढ़ने के लिए मैं खुद मैं मजबूर हो जाता हूँ नहीं, पढ़ने ये के लिए। अलग तो बात है प्रभात जी, ये जी अलग बात है। जी ये अलग बात है कि वो अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म बने हैं, जो पत्रिकाएं बनी हैं, उनमें उनकी कितनी भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है, सवाल ये है। भागीदारी बढ़ी है, लेकिन मैं उसी बात को दूसरी तरह से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने मंच वो खुद बना रहे हैं। अब वो किसी शब्दांकन, किसी जानकी पुल के मोहताज नहीं रह गए। हम उनको मौका देते हैं, लेकिन वो अपने मंच बनाकर खुद अपनी बात कहने के लिए ज्यादा तत्परता दिखा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ज्यादा सशक्त करने, उनके सशक्तिकरण का ज्यादा बड़ा सबूत है मुकेश जी, तो उन्होंने बाकी लोगों, बाकी पत्रिकाओं, बाकी मीडिया पर निर्भरता अपनी कम कर दी है। जी जी उन्हें ये एहसास हो गया कि वहाँ उनकी हिस्सेदारी शायद उतनी नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने इस चेतना को आगे बढ़ाया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी है, ये तो सोचना ही पड़ेगा कि एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म वो अपना बनाए और एक अलग अलग ग्रुप में हम लोग संवाद करें। उससे बेहतर है कि आपस में मेल जोल ज्यादा बढ़े। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। निश्चित रूप से एक नई गुंजाइश पैदा की है डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, एक नई उम्मीद पैदा की है। जो निराशा मेन स्ट्रीम मीडिया को देखकर होती रही है, कुढ़न होती रही है, वो कम हो रही है इस प्लेटफॉर्म के फलने फूलने से। उम्मीद करनी चाहिए कि ये आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से साहित्य, संस्कृति, कला, इन चीजों की जो कि हाशिए पर धकेल दी गई हैं, उनके लिए गुंजाइश बनेगी, रास्ता बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। वरिष्ठ कवि एवं जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी का कहना है कि ऐसे समय में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो पूछा जाना चाहिए कि हमारे लेखक कितने स्वतंत्र हैं। वे सवाल उठा रहे हैं कि जब नागरिक स्वतंत्रता पर डाका डाला जा रहा हो, तो लेखकी स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है। पेश है उनका वीडियो स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं लेखक की स्वतंत्रता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष का महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि 75 बरस बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 बरस बाद लेखक की स्वतंत्रता की क्या स्थिति है। नागरिक स्वतंत्रता में लगातार कटौती हो रही है। कानून, बहुसंख्यकतावादी सत्ता, सामाजिक व्यवहार, इन सब में ये देखा जा सकता है कि नागरिक स्वतंत्रता लगातार घट रही है, उस पर हमले हो रहे हैं। असहमति का अपराधीकरण हो चुका है और विवाद को झगड़ों, झांसों में अवमूल्यित कर दिया गया है। हमारे मित्र और प्रसिद्ध कवि आलोचक विजय देवनारायण शाही ने आज से 60 बरस पहले, यानी आजादी मिलने के कुल 13-14 वर्ष बाद ही ये कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हरने का हर कानून बनाया जा चुका है, पर इसके बावजूद अगर स्वतंत्रता बची हुई है तो इसलिए कि उन कानूनों को अमल में लागू करने की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो बेहद अक्षम और आलसी है। तो ऐसे में हमारी स्वतंत्रता बची हुई है। इस बीच ये जो प्रशासन तंत्र है, ये बहुत सक्षम और लैस हो गया है।
कानूनों पर अमल करने के लिए और कानूनों की अवज्ञा उत्साहपूर्वक करने के लिए, और जरूरी हो तो कानून की परवाह किए बिना कुछ भी करने के। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें पुलिस और अन्य अनेक संस्थाएं, जिनको आदर्श रूप में तो स्वतंत्रता का रक्षक होना चाहिए, वे स्वतंत्रता को हड़पने का माध्यम बनी हुई है। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा संपन्न और शक्तिशाली और प्रभावशाली अपनी स्वतंत्रता बेच चुका है। उसकी स्वतंत्रता हरी नहीं गई है, उसने खुद बेची है और बेचकर बहुत मगन है। लेखक की स्वतंत्रता शायद हमारे समय में अभी भी बची हुई है, तो इसका एक कारण तो ये समझ में आता है कि सत्ताएं उसे हाशिए का प्राणी मानती हैं और उनके लिए साहित्य हाशिए का मामला है। लेखक की स्वतंत्रता का अर्थ होगा इस भयानक बुलडोजर समय में सच्चाई को, झूठ के घटाटोप में सच को, नागरिकों में तरह तरह से फैल रहे भय को, इस क्रूर समय में व्यक्ति की स्थिति को दर्ज करना और सच, सच्चाई, अंतःकरण और व्यक्ति की गरिमा की संभावना की ओर इशारा करना, सच बोलना और सच बोलने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना, निर्भयता से लिखना और नागरिकों को निर्भय बनाने की कोशिश करना। अंततः लेखक की स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता का ही एक अधिक सघन, शायद टिकाऊ और मुखर संस्करण है। लेखक की स्वतंत्रता खतरे में है अगर नागरिक की स्वतंत्रता खतरे में है। लेखक की स्वतंत्रता में कटौती होगी ही अगर नागरिक स्वतंत्रता में कटौती हो रही है। हाल में जब गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया तो सबका ध्यान अनुवाद के महत्व पर गया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि रेत समाधि का अनुवाद ही बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये अनुवाद मशहूर अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है। सवाल उठता है कि अगर भाषाई सीमाओं को लांघने के लिए अनुवाद इतना महत्वपूर्ण है तो हिंदी का संसार इस मामले में इतना दरिद्र क्यों है? जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ आज किसी पुस्तक समीक्षा के बजाय हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वानंद। नमस्कार। सवाल ये है कि जब तक कोई बड़ी घटना न हो, बड़ा धक्का न लगे तो हिंदी भाषी जागते नहीं हैं। अभी जब रेत समाधि को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया तो अचानक लोगों को लगा कि अंग्रेजी अनुवाद बहुत ज़रूरी है अपनी कृतियों का। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पाठकों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये एक तरह की जो चुप्पी छाई हुई थी, खामोशी थी या अनभिज्ञता जो थी हमारे समाज में, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जैसे अंग्रेजी जगत में गीतांजलि श्री के इस उपन्यास की
चर्चा हो रही है रेत समाधि की, और यह कहा जा रहा है कि बुकर पुरस्कार में शॉर्ट लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी इस पुरस्कार पर चर्चा के लिए। तो इससे दरअसल जो अंग्रेज़ी की दुनिया है उसमें भारतीय भाषाओं को लेकर वाकफियत की जो कमी है उसका पता चलता है, और ये बहुत स्पष्ट है। जैसे हिंदी के बड़े लेखक हों या दूसरी भाषाओं के बड़े लेखक हों, यदि कोई बड़ी घटना घटे उनके जीवन में या उनकी मृत्यु हो तो अंग्रेजी अखबारों में, अंग्रेजी जगत में उसका उल्लेख भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में आने पर ही आप दिखेंगे। तो यह एक बात है। लेकिन जैसा हमने देखा है कि पिछले दिनों, और इसका श्रेय उनको देना चाहिए, कि अंग्रेजी की दुनिया ने अपना दायरा बढ़ाया है। मसलन अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की ही बात करूं और उनके पाठ्यक्रम की बात करूं, तो उन्होंने अपना दायरा काफ़ी विस्तृत कर लिया है और भारतीय भाषाओं के साहित्य को जगह दी है। यानी अंग्रेजी विभाग के लोग भारतीय भाषाओं के साहित्य को अनुवाद में पढ़ रहे हैं, उन पर शोध कर रहे हैं और गहरा शोध कर रहे हैं। तो यह इस मामले में अंग्रेजी विभाग हिंदी विभाग से आगे हैं। और ये मैं सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर अंग्रेजी के अकादमिक जगत को भी देखें और अंग्रेजी के प्रकाशन जगत को भी देखें तो वे कई मामलों में हिंदी की दुनिया से आगे हैं। तो क्या बात है कि हिंदी की दुनिया अपना दायरा बढ़ाने की कोई कोशिश करती नजर नहीं आ रही है, चाहे वो प्रकाशक के स्तर पर हो, चाहे लेखकों के स्तर पर हो, या अकादमिक संसार की बात करें? उसके लिए सबसे पहली चीज़, अगर हम सिर्फ प्रकाशन की बात करें और अनुवाद तक अपने आप को सीमित रखें, तो इरादों का जाहिर करना काफ़ी नहीं है। इरादे का मतलब है साधन। आप इरादों को लागू करने के लिए साधन लगाने को तैयार हैं। तो हिंदी की दुनिया अगर अपने आप को बड़ा करना चाहती है तो जाहिर है कि उसमें दूसरी भाषाओं के साहित्य, दूसरी भाषाओं के स्वरों का आना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वो कैसे आएंगे? इसके लिए अनुवादक ज़रूरी हैं, अनुवाद आवश्यक हैं। और अनुवाद का अर्थ है समय, श्रम, और समय श्रम की एक कीमत होती है। आप श्रम की कीमत देना चाहते हैं कि नहीं? और प्रायः ये दिखलाई पड़ता है कि हिंदी के प्रकाशक अनुवाद छापना तो चाहते हैं लेकिन अनुवाद के लिए कोई निवेश नहीं करना चाहते। मैं निजी अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि मैंने कई किताबों के अनुवाद के लिए प्रकाशकों से बात की जिसके लिए वे तैयार हुए, लेकिन जैसे ही उसके लिए मेहनताना देने की बात हुई, और मैं मेहनताना शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानदेय नहीं, मेहनताना पारिश्रमिक की बात हुई, प्रकाशकों ने अपने पांव खींच लिए। उनका कहना था कि अगर इसका इंतजाम आप कहीं और से कर लें तो हम छाप देंगे। हालांकि उसके बाद जो कमाई होगी वह कमाई तो उनकी पूरी होगी और होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वे अनुवाद पर पैसा नहीं लगाना चाहते। और जो लगाना भी चाहते हैं, और यह तजुर्बा मेरा पिछले कई वर्षों का है, वह इतना कम है कि उसमें कोई कायदे का अनुवाद मिल पाना, क्योंकि अनुवादक की आजीविका वही है। हिंदी के प्रकाशक या दूसरे लोग ये चाहते हैं कि आप उसे इस भाषा की सेवा मानकर कर दें, उससे आप अर्जन की क्षुद्र आकांक्षा ना करें, है ना? जबकि वे उसको छापकर जरूर कमाई करेंगे और उसके बाद फिर वे भाषा की सेवा करेंगे। लेकिन अगर आप प्रति शब्द 50 पैसा देना चाहते हैं किसी को अनुवाद के लिए, तो इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। तो अनुवादक अदृश्य भी रहता है, उसकी कोई सत्ता भी नहीं है। आप हिंदी के कितने अनुवादकों का नाम जानते हैं? अंग्रेजी की दुनिया में अनुवादकों की अपनी प्रतिष्ठा है। जी, मैं यही प्रश्न करने जा रहा था आपसे कि हिंदी के संसार में अनुवादक को दोयम दर्जे का माना जाता है। यहाँ तक कि लेखक, कथा संसार या रचनाकर में जो भी जुटे हैं वो अनुवाद से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े कवि और लेखक और कथाकार अनुवाद भी करते रहे हैं। एक जमाने में बहुत अनुवाद किया, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव वगैरह सभी ने। ये परंपरा भी खत्म हो गई और अब अनुवाद में हम अच्छे अनुवादक भी हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर आप देखें तो भारतेंदु के समय से ही देखें तो हमारे सारे बड़े लेखक
बड़े अनुवादक भी रहे हैं। और रविंद्रनाथ ठाकुर हों या शरद चंद्र हों, या अगर दूसरे स्तर पर देखें बिमल रॉय को और शंकर को, जो बांग्ला के लोकप्रिय लेखक हैं, तो वे प्रायः हिंदी के लेखकों की तरह पढ़े जाते थे। उनके अनुवाद इतनी मात्रा में और इतनी संख्या में मौजूद थे, और बड़े बड़े अनुवादक हमारे यहाँ मौजूद थे। लेकिन जैसा मैं फिर कह रहा हूँ कि अनुवाद को अलग से प्रतिष्ठा हिंदी में नहीं दी गई, और अनुवादक को उत्साहित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो बड़े लेखक जो अनुवाद कर रहे हैं, निर्मल वर्मा जो कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, वे आजीविका के लिए उतना नहीं कर रहे हैं। हालांकि निर्मल जी ने एक समय किया, भीष्म जी ने किया, हम जानते हैं कि भीष्म साहनी ने किया, अमृत राय के अनुवादों को आप देखते हैं। लेकिन अनुवादक नाम की एक सत्ता बने, एक श्रेणी बने, और उसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए, उसका हम ख्याल रखें, ऐसा प्रकाशन जगत ने नहीं सोचा, ऐसा सरकारों ने नहीं सोचा। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी है, सबको उसको राष्ट्रभाषा मान लेना चाहिए, आदि आदि नारेबाजी, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा मान लेना चाहिए। लेकिन हिंदी तभी पूरे राष्ट्र की भाषा हो सकती है, राष्ट्रभाषा तो वो नहीं है संवैधानिक रूप से, जब हिंदी में यह महत्वाकांक्षा हो कि वो संपूर्ण भारत की सारी भाषाओं के साहित्य को लाए। उसके लिए अलग संयुक्त राष्ट्र सभा की भाषा बनने के लिए इतने करोड़ रुपए लगा दीजिए, इसका बजट दीजिए, लेकिन हिंदी में अनुवाद के लिए कुछ भी बजट नहीं सरकारी स्तर पर। यह बहुत चिंता का विषय है। तो आप राजभाषा हिंदी के लिए कि फाइलों का अनुवाद हो रहा है कि नहीं, नोटिंग का अनुवाद हो रहा है कि नहीं, राजभाषा समितियां हैं, उनका खर्चा है। लेकिन जहां अनुवाद की हमें जरूरत है, वो ज्ञान का साहित्य हो, रचनात्मक साहित्य हो, वहां पैसा बिल्कुल नहीं है, सरकारों का नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी भाषी समाज में ही ये मानसिकता कम है या अभाव है उसका, कि दूसरी भाषाओं को सीखा जाए, दूसरी भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से दूसरी भाषाओं में अनुवाद का काम किया जाए? एक समय ऐसा नहीं है कि यह चेतना नहीं थी। मैं कहूँगा कि शायद 50 वर्ष पहले तक या 70 वर्ष 75 वर्ष पहले तक ये चेतना थी। हम दूसरी भाषाएं सीखना भी चाहते थे, दूसरी भाषाओं का साहित्य लाना भी चाहते थे। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन भारतेंदु के समय का साहित्य पढ़ेंगे तो मराठी का अनुवाद भी हो रहा है, बांग्ला का अनुवाद भी हो रहा है, दूसरी भाषाओं से अनुवाद भी हो रहा है, फ्रांसीसी से अनुवाद हो रहा है, प्रेमचंद अनुवाद कर रहे हैं, फ्रेंच अंग्रेजी के माध्यम से या जिन माध्यमों से ही अनुवाद हो रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद एक अजीब किस्म की कुंठा या ग्रंथि हिंदी समाज में आ गई, और वह यह थी कि हिंदी जानना दूसरों का कर्तव्य है भारतीय बनने के लिए, लेकिन हिंदी वालों का कोई कर्तव्य नहीं है भारतीय बनने के लिए। यानी भारतीय बनने के लिए उनको कोई श्रम नहीं करना है, अंतर्राष्ट्रीय बनने के लिए भी श्रम नहीं करना है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो त्रिभाषा सूत्र एक अच्छे इरादे से लाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय एकता की भावना थी कि आप एक और भाषा सीखेंगे, आप ये देखेंगे और आपको भी अपने बचपन की याद होगी, हम सबको याद है कि हिंदी, तथाकथित हिंदी भाषी इलाकों में त्रिभाषा सूत्र की धज्जियां उड़ गई। हमने हिंदी रखी, एक टूटी फूटी अंग्रेजी और संस्कृत सीखना शुरू कर दिया, जो दरअसल हमने संस्कृत सीखी भी नहीं, सच्चाई ये है। तो वह सिर्फ नंबर लाने के लिए हमने संस्कृत ले लिया। जबकि दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो केरल में हिंदी सीखी गई, कर्नाटक में हिंदी सीखी गई। लेकिन यह जो हिंदी वालों की प्रवृत्ति थी, एक तरह का हिंदी साम्राज्यवाद, कि बाकी लोग हिंदी सीखें, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उन्हें भारतीय बनने की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं। तो कुंठा, एक हीन भावना और एक शिष्टता भाव सब कुछ था जी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे लेखकों में एक ऐसा वर्ग है जो इस मामले में सजग है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है, अपनी रचनाओं के अनुवाद के प्रयास करता है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो पाठक हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन ये चंद लेखकों के स्तर तक सीमित है, उसे किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम के द्वारा नहीं मिल रहा है। साहित्य अकादमी क्या कर रही है मुझे पता नहीं। संस्थानीकरण नहीं हुआ है। साहित्य अकादमी के जो हिंदी अनुवाद मैंने देखे हैं, उनके अंग्रेजी अनुवाद मैंने नहीं देखे।
उन हिंदी अनुवादों को देखकर मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि वो बहुत खराब अनुवाद हैं और वो इसलिए हैं कि उनमें उनके लिए पैसा नहीं दिया जाता। सबसे पहले जिसको संस्थानीकरण कह रहा हूँ मैं, तो आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद की जांच होगी, एक संपादक होगा, लेकिन हिंदी में अनुवाद जैसे आते हैं वैसे छाप दिए जाते हैं, इस वजह से वे पठनीय भी नहीं रह जाते। तो एकाध प्रकाशक ऐसे रहे हैं जिनकी बहुत प्रतिष्ठा रही है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के साहित्य को हिंदी में लाने का काम किया, लेकिन जब मैंने उनकी किताबें उलट कर देखी तो आप उन्हें पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उन पर मेहनत नहीं की गई। तो यह जो संस्थानीकरण का अभाव है, यह एक बहुत बड़ा कारण है कि हिंदी में अनुवाद नाम की चीज स्थापित नहीं हो पाई है अब तक जी। क्योंकि अनुवाद एक अनुवादक करता है, उसके बाद एक संपादक होगा, और संपादन एक अलग मसला है जो हिंदी की दूसरी किताबों को भी आप जब पढ़ते हैं, उपन्यास ही पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो आप ये देखते हैं कि भाषा संपादन बिल्कुल नहीं है। अब उपन्यासकार को भाषा जरूर आनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर में अच्छे उपन्यासकारों को अच्छे संपादक मिलेंगे। हिंदी में ऐसा सौभाग्य किसी उपन्यासकार को नहीं मिला। तो क्योंकि वह बीच में जो निवेश करना है, पैसा लगाना है, तो इसलिए अनुवाद की स्थिति और भी बुरी है। ये अनुवाद की किताबें छपती हैं, लेकिन वे पठनीय नहीं होती हैं। जी, आपने, हम लोग जब अनुवाद की बात करते हैं तो मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में एक दूसरे से में हो रहे अनुवाद की बात करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अनुवाद की कोई चर्चा भी नहीं होती है कि हम दूसरी फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी या और जो दूसरी भाषाएं हैं उनका अनुवाद कहीं नजर ही नहीं आता, या होता भी है तो अंग्रेजी के जरिए होता है। सीधे उन भाषाओं से अनुवाद की बहुत प्रक्रिया मैंने देखी नहीं। उसका कारण भी यही है, संस्थानीकरण का अभाव। जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि आखिर हमारे दूतावासों का काम क्या है, या जो भारतीय सांस्कृतिक परिषद है, सांस्कृतिक संबंध परिषद है, उसका काम क्या है? उसका काम यह है, अगर फ्रेंच है, हिंदी है, जर्मन है, हिंदी है, या अंग्रेजी हिंदी है, या इतनी सारी भाषाएं पूरी दुनिया में हैं, तो आप अगर एक सांस्थानिक प्रयास नहीं करेंगे कि उन भाषाओं की कृतियों को पहचाना जाए जिनका हिंदी में अनुवाद होना है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान इसी को कहते हैं, और हिंदी की कृतियों को या भारतीय भाषाओं की कृतियों को पहचाना जाए जिनका आप फ्रांसीसी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद करवाएंगे, तो यह काम एक तरह से सांस्थानिक काम होना चाहिए। लेकिन भारत में नारेबाजी काफी होती है अपनी भाषाओं के गौरव की आदि, लेकिन अपनी भाषाओं की रचनात्मकता से दुनिया को परिचित कैसे कराएं, तो ये व्यक्तिगत प्रयास हो जाता है। जैसे गीतांजलि श्री का अनुवाद, चूंकि अनुवादक परिचित हुई, एनी मोंतो परिचित हैं, वे स्वयं मेहनत कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है हिंदी के किसी लेखक से, मैंने देखा है कि कुछ लेखकों से विदेश के कुछ लोगों का ज्यादा परिचय होता है, तो उनके अनुवाद हो जाते हैं, लेकिन बाकी लेखकों से अगर परिचय नहीं है तो अनुवाद नहीं हो पाएंगे उनके, हालांकि वे उसके योग्य हैं। और ये तभी हो सकता है कि जब ऐसी एक निष्पक्ष संस्था हो जो पहचान सके कि लीजिए इस साल ये 10 हिंदी के उपन्यास हैं, ये 10 हिंदी के कविता संग्रह हैं जिनका अनुवाद होना चाहिए, और इसके लिए यह राशि हम अलग करते हैं और लोगों की पहचान करते हैं और अनुवाद कराते हैं। यह काम जब तक एक सांगठनिक और सांस्थानिक तौर पर नहीं होगा, तब तक यह एक तरह का इत्तेफाक हो जाएगा। इसलिए गीतांजलि श्री का अनुवाद एक इत्तेफाक है, एक संयोग है कि ये अनुवाद हो गया। कृष्णा सोक्ति का अनुवाद एक संयोग है, या गायत्री स्पिवाक ने महाश्वेता देवी का अनुवाद किया, वह संयोग है। पूछा जा सकता है महाश्वेता देवी का अनुवाद ही क्यों, तो क्योंकि गायत्री स्पिवाक भारत की हैं, जानती हैं, आदि आदि। लेकिन बांग्ला के साहित्य का 10 पुस्तकों का जिनका अनुवाद होना चाहिए, ऐसी कोई कोशिश हमने नहीं की है। मैं सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ आपसे कहते हुए कि बीच में आज से तकरीबन मुझे लगता है कि 15 वर्ष
के भी आसपास जब यूपीए की सरकार आई थी, उस वक्त एक विचार हुआ इस मामले में अनुवाद को संस्थानीकृत करने के बाद, और एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन बना। मैं चूंकि उसके जो स्थापना की बैठक थी उसमें शामिल था, और यह नाम भी हम ही लोगों ने सोचा था, नेशनल यानी एक मिशन के रूप में आप ट्रांसलेशन को लें और इससे राष्ट्र का निर्माण हो या राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हो। क्योंकि भारत के बारे में यह कहा जा सकता है या पूरी दुनिया के बारे में कहा जा सकता है कि हम कुछ नहीं हैं अगर अनुवाद नहीं है, तो हम सब एक तरह से अनुवाद ही हैं। तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की कल्पना की गई, उसमें बाकायदा ये तय किया गया कि एक रजिस्टर बनेगा ट्रांसलेटर्स का, राष्ट्रीय रजिस्टर बनेगा अलग अलग भाषाओं का। उसमें यह तय किया गया कि उसके लिए पारिश्रमिक सम्मानजनक होगा, सब कुछ तय हुआ। लेकिन नेशनल ट्रांसलेशन मिशन आज तक अपना काम शुरू भी कर सका है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को सूचना नहीं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने की थी, लेकिन वो आगे अपूर्वानंद जी, हम सब, हमारी सारी पीढ़ी रूसी साहित्य को पढ़ पाई, क्योंकि इतने भरपूर मात्रा में उसका अनुवाद राधिका प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन के जरिए आता रहा। वो अनुवाद कितना अच्छा था बुरा था ये अलग बात है, लेकिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध था। इसलिए लगभग 30-40 साल तक लोगों को वो अनुदित साहित्य रूस का मिलता रहा और खूब पढ़ा गया। अगर ये उपलब्धता भी हो जाए, इतनी चीजें भी की जा सकती है, और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। अगर जैसा आपने कहा कि संस्थानबद्ध हो जाए, संगठनात्मक प्रयास हो, लेखक समाज भी उसमें शामिल हो जाए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कभी कभार हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं, अच्छी खबरें, वो शायद ज्यादा मिलेंगी। और इससे भी बड़ी बात, पुरस्कार से बड़ी बात तो ये है कि हमारा साहित्य दुनिया भर में पहुंचे। हम अगर एक भूमंडलीकृत संसार में रह रहे हैं और तो अपने दायरे तक क्यों सीमित रहे। अंतिम टिप्पणी, क्या आपको कोई उम्मीद दिखती है कहीं से? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आखिर वो सोवियत साहित्य, रूसी साहित्य या सोवियत साहित्य हम तक क्यों पहुंच पाए? क्योंकि सोवियत संघ की सरकार ने उसमें निवेश किया, पैसा लगाया। आपको काफी सस्ते में वो किताबें, हम सबको 50 पैसे 25 पैसे, अपने बचपन की हमको याद है, हम सारे लोगों को गोगोल का साहित्य, दोस्तोयेव्स्की का साहित्य, तुर्गनेव का साहित्य, महानतम साहित्य हम लोगों को ₹1.25, ₹1.5, ₹2 में मिला करता था, अगर याद हो। राजकमल के अनुवादों को छोड़ दें, और राजकमल के अनुवादों में भी उनकी सहायता होती थी सोवियत संघ के। उसी तरह मुझे चीन के अनुवाद याद हैं, और सोवियत संघ से जो अनुवाद आते थे उनसे कहीं बेहतर अनुवाद चीनी किताबों के होते थे। आप लूशुन का अनुवाद देख लें या माओ ज़ेडुंग की किताबों का अनुवाद ही देख लें, बहुत ही श्रेष्ठ अनुवाद। लेकिन वह तभी होता होगा जब उसके लिए पैसा वहाँ की सरकारें लगाती होंगी। तो अगर भारत के लोग चाहते हैं, हिंदी के लोग चाहते हैं कि उनका साहित्य दुनिया भर में पहुंचे, तो उसके लिए उनको पैसा लगाना होगा, सबसे बड़ी इच्छा नहीं, और अनुवादक पैदा करने होंगे। मैं जानता हूं अनेक अनुवादकों को जो अच्छे हैं, लेकिन उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है। वे सुबह से रात तक अनुवाद करते रहते हैं, और आप उनको अगर एक शब्द का 50 पैसा दीजिएगा तो इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता, है ना? जी। मैंने ऐसे बहुत समझदार लोगों को सुना है कि अरे अनुवाद करना क्या है, आप बैठिए डिक्टेट करते जाइए, होता चला जाएगा। मैं उनका मुंह देखता रह गया कि आप अनुवाद को क्या इतना आसान और सस्ता समझते हैं? अनुवादक की प्रतिष्ठा कई बार लेखक भी नहीं करते हैं। आपका नाम जितनी प्रमुखता से जाता है, क्या अनुवादक का नाम जाता है? क्या अनुवादक का परिचय जाता है? लेखक इसकी परवाह भी नहीं करते। मैं अंग्रेजी कुछ लेखकों को जानता हूँ जो अपनी तरफ से पैसा खर्च करते हैं हिंदी अनुवाद, बिल्कुल, और इज्जत देते हैं अनुवाद को। लेकिन ऐसा हिंदी में या दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हिंदी के लेखकों से अपेक्षा करना कि वो पैसा देंगे, उनके पास खुद पैसा नहीं होता। जी। तो अपूर्वानंद जी, आपने भी अनुवाद की होंगी, मैंने भी कुछ किताबों का अनुवाद किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अनुवाद करके हमें क्या मिला। ना अनुवादक के रूप में कोई पहचान मिली, ना अनुवादक का जो पारिश्रमिक बात कर रहे हैं वो भी सही ढंग से मिला। तो वो साहित्य सेवा के नाम पर ही हुआ जो कुछ हुआ। लेकिन ये है कि अब जब सरकारें ये मानती हों कि
योगा का प्रचार प्रसार करके ही विश्व गुरु बना जा सकता है, तो फिर साहित्य संस्कृति की परवाह क्यों की जाए? योगा ही सब कुछ है। तो उस मानसिकता से उबरना तो सबसे पहली जरूरत है कि ये जो सॉफ्ट पावर कहा जाता है जिसको, उसमें लिटरेचर की क्या भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय सियासत में भी। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी आज की बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। नमस्कार। बचपन में पूछे जाने वाला एक सामान्य सा सवाल कैसे सरकारी व्यवस्था के सच को उजागर कर सकता है, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी। तो आइए देखते हैं उनका वीडियो स्तंभ ना काहू से बैर। एक गणित का प्रश्न हमें बचपन में, अभी भी होता होगा, बच्चों पूछते हैं कि एक टंकी है जिसमें एक नल भर रहा है और 3 नल खाली कर रहे हैं, तो बताओ कि टंकी कितनी देर में भरेगी। तो उस प्रश्न से जो बातें उठती हैं वो मैंने लिखी हैं। एक जमाने में गलत सवालों से पैदा गलत आदमी, रचना का शीर्षक ये है कि एक जमाने में मुझे गणित का यह सवाल बेहद परेशान करता था, जिसमें पानी की एक अजीबोगरीब टंकी का मसला दिया गया था। ये टंकी निश्चित ही किसी सरकारी दफ्तर की टंकी थी। इस टंकी को भरने वाला तो बस एक नल होता था, जबकि इसे खाली करने वाले 2 नल इसमें फिट किए जाते थे, और इन नलों को ऑपरेट करने की ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सारे नलों को एक साथ खोलकर हाफ डे की आकस्मिक छुट्टी पटककर घर चला जाता था, और बजाय इस टंकी के नलों को बंद करने का इंतजाम करने के दफ्तर के अफसरान सभी लोगों से दरख्वास्त करते थे कि तुरंत नोट पुटअप करें कि ये टंकी कितनी देर में भरेगी, ये कब भरेगी। खोलकर गायब हो जाने या भूल जाने पर कोई कार्रवाई नहीं। उस टंकी के डिजाइन करने वाले अफसर से कोई पूछताछ नहीं कि जिसने टंकी भरने का तरीका ये बनाया कि भरने वाले नल के साथ खाली करने वाले नल भी खोलकर बैठो और फिर परेशान हो कि टंकी भर क्यों नहीं रही। उस जमाने में हम गणित के विद्यार्थियों को सामाजिक शास्त्र का यह प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं थी कि हम इस सिस्टम पर सवाल करें। हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम स्वयं को टंकी कब तक भर पाएगी बस यहां तक सीमित रखें। वैसे मैंने एक बार पूछ लिया मास्टर साहब से कि सर क्यों ना हम टंकी खाली करने वाले नलों को बंद कर दें ताकि टंकी फटाफट भर जाए। गणित के मास्टर साहब ने मेरे कान को नल की टोटी से घुमाते हुए बोले, तू साले कामचोरी पर उतार हुए, चाहता है कि टंकी खटाखट भर जाए और तू फटाफट कॉपी बंद करके खेलने निकल जाए। तू क्या तेरा बाप भी सरकारी टंकी के नलों को बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी टोटियां चुराई जा चुकी हैं और नई टोटियों के सैंक्शन के लिए फाइल चल रही है। सरकारी टंकियां इसी तरह भरती हैं, इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो ना हम। यार ये गणित वाले कितना पानी फालतू में बर्बाद करते हैं। मैं सोचता हमारे घर मोहल्ले में तो नल बमुश्किल आधे घंटे को आता था और मां बरजा करती थी हमें, एक बूंद भी पानी बेकार मत बहाना। और इधर ये पट्टे नल दिल खोलकर पानी बहा रहे हैं। हद है। सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का कोई अफसर मेरी मां की तरह मामले पर नजर क्यों नहीं रखता। हमने बात की कि सर मास्टर साहब हमें बता दें टंकी कहां रखी है, हम ही जाकर नल बंद कराते हैं। हाँ भाई पानी क्यों बर्बाद। सभी सरकारी टंकियों में अगर ऐसे ही नल लगे हैं तो तुम कहां कहां जाकर बंद करोगे। मास्टर साहब बोले, और बंद करते फिरोगे तो पढ़ोगे कब। वे बोले कि छात्रों को नलों की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जैसे भी सवाल दिए जाएं आंख मूंद कर रटे हुए उत्तर देते रहना चाहिए। ऐसे सवाल अब इस देश में किसी को परेशान नहीं करते। मास्टर साहब ऐसे आराम से पूछते कि टंकी कितनी देर में भरेगी, मानो निरर्थक बह रहे पानी से उनका कोई लेना देना ही न हो। बल्कि वो शायद डरते भी थे कि फालतू बह रहे पानी का प्रश्न उठाया तो कहीं सरकार उन्हें निलंबित न कर दे, क्योंकि सरकार ऐसे हर प्रश्न पूछने वाले के विरुद्ध रहती है। फिर मैं सोचता आखिर इतना पानी आता कहां से, कौन इस पानी का बिल भरता है कि भर रहा है और खाली भी कर रहा है। ये सरकारी पानी का जो इतना भारी भरकम बिल है वो क्यों नहीं पूछता इनसे कि एक अदनी सी टंकी भरने में आखिर इतना पानी क्यों लग रहा है।
इतना समय क्यों लग रहा है, इतना पानी क्यों खर्च हो रहा है, ये पानी आखिर जा कहां रहा है। और एक और क्या, इतना पानी बहता है तो टंकी के आसपास तो कीचड़ मच जाता होगा, जो भरी टंकी को भी, जनता को क्या लाभ मिलता होगा, क्योंकि प्यासे तो बेचारे कीचड़ में फिसल फिसल कर टंकी तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे कि पानी पी सके। भरी टंकी तक प्यासों की पहुंच ही नहीं। इतना पानी ढोल कर भी भरी हुई टंकी का यदि उपयोग ना हो पाता हो तो बताओ क्या फायदा। टंकी फालतू ही भरी पड़ी रहती होगी, पानी सड़ता रहता होगा, पानी और कीचड़ में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पनपते होंगे। वाह यार, जो टंकी इस उद्देश्य से लगाई गई थी कि लोगों के काम आएगी, अंततः वो उन्हीं के खिलाफ काम करने लगती। बड़ा अजीब गणित है इन सरकारी टंकियों का। और वो बच्चों से पूछते हैं कि टंकी भरती क्यों नहीं। बच्चों को हमने गलत सवालों में उलझा रखा है, इसीलिए बड़े होकर भी वे या तो समझ नहीं पाते कि टंकी क्यों भरती है, या वे टंकी संभालने वाले गिरोह का हिस्सा हो जाते हैं। हम गलत सवाल बच्चों को सिखा रहे हैं तो गलत आदमी ही पैदा होगा ना। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।